हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अवर चैनल अचीवर्स फाउंडेशन क्लासेस। तो दोस्तों, हमने अभी तक इलेक्ट्रिसिटी में 4 पार्ट स्टडी किए हुए हैं और जिसमें हमने अभी तक रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन तक स्टडी कर लिया है और आई होप आपको अभी तक सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे, उसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो आज हम इसके 5वें और आखिरी पार्ट को स्टडी करेंगे, जो है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, यानी कि धारा का तापीय प्रभाव। चलिए तो देखते हैं आखिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है क्या। तो बेसिकली हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, करंट के कारण किसी कंडक्टर, किसी सिस्टम में हीट जो प्रोड्यूस होती है वह होता है। ठीक है, अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ ध्यान दें तो इसका सिंपल डेफिनेशन बनेगा, when an electric current is passed through a conductor, the conductor becomes hot after some time and produce heat. This happens due to the conversion of some electric energy passing through the conductor into heat energy. And this effect of electric current is called heating effect of current. बिल्कुल सिंपल टर्म है, जब हम किसी सोर्स से इलेक्ट्रिक एनर्जी को सप्लाई करते हैं किसी कंडक्टिंग मटेरियल, यानी कि हमारे सर्किट में, जैसा हम देख पा रहे हैं हमारे लिए एक बैटरी और बैटरी से ये वायर जुड़ा हुआ है बल्ब से होते हुए नेगेटिव टर्मिनल तक। तो यहाँ से करंट पास हो रहा है इस बल्ब से होते हुए, फाइनली यहाँ पहुँच रहा है। तो यहाँ क्या होगा, जब यहाँ से करंट पास होगा तो यहाँ कुछ ना कुछ वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, हीट एनर्जी में कन्वर्ट जरूर होती है। आपने भी देखा होगा, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से आप यूज़ करें कुछ टाइम बाद वो गर्म होने लगते हैं और जितना लंबे टाइम तक हम यूज़ करते हैं वो उतने ही ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा असल में हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है। इसका अगर हम प्रोसेस की बात करें तो बैटरी जो होती है, इसमें हम देखें तो हमारे पास 2 टर्मिनल होते हैं बैटरी में। एक पोर्शन कहलाता है एनोड, एक कैथोड। इसके बारे में हम थोड़ा सा स्टडी पहले भी कर चुके हैं। तो जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं तो जिस टर्मिनल को हम पॉजिटिव टर्मिनल बनाते हैं, यानी जिस पर हम प्लस साइन रखते हैं, उस पर नेगेटिव आयंस कलेक्ट होने लगते हैं। क्यों? ड्यू टू डिफरेंट या अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो प्लस की तरफ माइनस कलेक्ट हो जाता है और ऐसे ही माइनस की तरफ प्लस कलेक्ट हो जाता है। और जब हम सर्किट को कंप्लीट करते हैं तो यही माइनस घूमते हुए पूरा सर्किट कंप्लीट करते हैं और हमारी जो केमिकल एनर्जी थी वो किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हमें मिलती है। तो इस प्रोसेस में हीट जरूर प्रोड्यूस होती है और यही हमें स्टडी कर रहे हैं। आगे देखें कि आखिर ये हीट प्रोड्यूस क्यों होती है। तो इसके लिए हमें थोड़ा और इसके इंटरनल स्ट्रक्चर पर जाना होगा। किसके? किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये हमारा कंडक्टिंग मटेरियल है। कोई भी मटेरियल हमारे 3 फंडामेंटल एंटिटीज से मिलकर बना होता है, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो यहाँ हम उनकी बात नहीं करेंगे, हम यहाँ बात करेंगे करियर मटेरियल, यानी चार्ज करियर जो चार्ज को फ्लो कराते हैं। तो हमारे लिए मेन होते हैं इलेक्ट्रॉन और मेटल एटम जो हैवी हैं। ठीक है, तो ये ब्लू डॉट्स जो देख रहे हैं आप, ये हमारे इलेक्ट्रॉन है और ये ऑरेंज डॉट हमारे लिए हैवी एटम है। अब क्या होता है, जब हम इस कंडक्टिंग मटेरियल को कनेक्ट करते हैं प्लस और माइनस टर्मिनल से, यानी कि अगर ये प्लस और ये माइनस टर्मिनल है तो ये प्लस टर्मिनल की तरफ ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन भागना स्टार्ट कर देते हैं। अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से भागेंगे तो ये जो हैवी एटम होता है ये इनसे टकराता है और जितना तेज़ी से ये टकराएंगे इनके बीच कॉलिजन होता है और इसके कारण वहाँ हीट प्रोड्यूस होती है। ये डिपेंड करेगा हमारे मटेरियल की क्वालिटी पर। हम पहले भी देख चुके हैं रेजिस्टेंस का नेचर मटेरियल के कारण। ओके, तो थोड़ा अगर हम इसको देखें तो इसका आंसर बनेगा, व्हेन अ बैटरी इज कनेक्टेड टू द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप इन द कंडक्टर, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कंडक्टर गेट एक्सेलरेटेड इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, सो दे सफर फ्रीक्वेंट कॉलिजन्स with the positive ion and the atoms of the conductor, and the average kinetic energy of the ions and atoms is increased. This will raise the temperature of the conductor. Okay, सिंपल सा इसको अगर हम अपने लाइफ से जोड़ के या डेली लाइफ में टर्म बनाएं तो आप इलेक्ट्रॉन हैं और आप एक क्यू में जा रहे हैं धीरे धीरे,
रास्ता बिल्कुल साफ है, आप जा रहे हैं। तो सोचिए अगर आपको वहाँ से जाना है और जल्दी जाना है, आप तेज़ चलना स्टार्ट करते हैं, तेज़ नहीं आप तो दौड़ना स्टार्ट करते हैं, लेकिन रास्ता भी वहाँ ख़राब है, रास्ता अच्छा नहीं है, यानी कि वहाँ बहुत हैवी एटम हैं रास्ते में, बहुत बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, ठीक है, उबड़ खाबड़ रास्ता है। तो आप क्या होगे, आप भागोगे लेकिन इन हैवी एटम्स के कारण आपकी एनर्जी लॉस ज़्यादा होगी और आप थक जाओगे, आपको गर्मी लगेगी मीन्स यहाँ हीट लॉस होने लगा है। कुछ ऐसा ही हमारे यहाँ मटेरियल में होता है। इलेक्ट्रॉन जब तेज़ी से भागते हैं तो इन एटम्स से वो कोलाइड होते हैं, आपस में जब ये टकराते हैं तो टकराने के कारण हीट एनर्जी प्रोड्यूस होनी ही है, और यही मेन कॉज होता है हीटिंग इफेक्ट का। ओके, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। अब ये जो हीटिंग इफेक्ट है वो अलग अलग मटेरियल में अलग अलग हमें देखने मिलता है। अब ऐसा क्यों देखने मिलता है, इसके कारण 3 मेजर पॉइंट होते हैं किसी भी मटेरियल के। सो द हीटिंग इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन द 3 फैक्टर्स। पहला फैक्टर हमारा होता है द रेजिस्टेंस, ठीक है, किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा वहाँ हीटिंग इफेक्ट उतना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। ओके, नेक्स्ट होता है द टाइम फॉर विच करंट फ्लो। दूसरी बात, कितनी देर तक हमने उस अप्लायंस में, उस कंडक्टर में करंट फ्लो कराया, यानी कितनी देर तक इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड हो रहे हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, जितनी देर तक उसमें करंट फ्लो होगा उतनी ज़्यादा हीट उसमें प्रोड्यूस होगी। यानी अगर आपने फ़ैन को ऑन किया, पंखा चलते हुए काफ़ी देर हो जाएगी तो बहुत गर्म हो जाता है, जबकि आप फ़ैन को ऑन करें और 1 मिनट के अंदर उसे बंद कर दें तो उसमें हीटिंग इफेक्ट कम देखने मिलेगा। तो जितने टाइम तक करंट पास होगा उतना ज़्यादा वहाँ हीट प्रोड्यूस होगा। और तीसरा फैक्टर द अमाउंट ऑफ करंट, ये भी तो इम्पॉर्टेंट है कि आखिर उसमें से कितना ज़्यादा करंट का अमाउंट पास हो रहा है। जितना ज़्यादा करंट का अमाउंट पास हो रहा है उतनी ज़्यादा वहाँ खींचने की पावर है, उतनी ज़्यादा वहाँ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो फास्ट होगा। क्यों, हमें पता है करंट की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी जितनी तेज़ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतना अच्छा करंट, और जितनी तेज़ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतना ज़्यादा कॉलिजन, और जितना ज़्यादा कॉलिजन उतनी ज़्यादा हीट। इसलिए 3 फैक्टर्स बहुत ही मेजर होते हैं जिन पर ये हीटिंग इफेक्ट डिपेंड करता है। ओके, तो ये हीटिंग इफेक्ट का मेन कॉज हुआ, और किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है ये भी हमने यहाँ देख लिया। अब बात करते हैं इसके इफ़ेक्ट का क्या हम और स्टडी करने जाएंगे। तो आगे देखें तो इससे हमें पता चले कि किसी भी सिस्टम में एनर्जी का टर्म, याद रखिए आप किसी अप्लायंस को यूज़ करते हैं तो उस अप्लायंस में एक करंट की वैल्यू को कंज्यूम करने की कैपेसिटी होती है, या हम ये कहें कि उस अप्लायंस को चलाने के लिए हमें करंट का अमाउंट देना होता है। जितना हैवी अप्लायंस होगा, जैसे कि एक कूलर और एक छोटा सा बल्ब, तो आपको पता है कूलर को चलाने के लिए ज़्यादा लाइट लगेगी, कहते हैं ना ज़्यादा लाइट का यूज़ कंज्यूम करेगा वो, यानी उसको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। यहाँ हम जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट को बोलते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और सिंपल वह एनर्जी से ही रिलेट होता है। जैसी सिंपल एनर्जी की डेफिनेशन हम पहले भी जानते थे, 9th में भी आप पढ़ चुके थे, वही यहाँ भी काम करेगी। तो एनर्जी क्या होगी, इट इज़ द टोटल वर्क डन इन मेंटेनिंग एन इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर गिवन टाइम। किसी भी सर्किट में किसी भी टाइम तक जितना करंट हमें मेंटेन करना है, कितने करंट की रिक्वायरमेंट होती है, वही क्या कहलाएगी, उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ भी वर्क डन ही होगा, हमें पता है एनर्जी क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो यहाँ भी वर्क डन है, लेकिन वर्क किस फॉर्म में, उस अप्लायंस को रन कराने में। अप्लायंस को रन कराना है मतलब कब तक हमने उसको करंट प्रोवाइड किया। तो वही डेफिनेशन सिर्फ करंट से थोड़ा सा उसकी डेफिनेशन में चेंज आया। अब ये जो एनर्जी है इसके अभी हम 3 फॉर्मेट यानी फॉर्मूले देखेंगे जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हम स्टडी करते हैं। अगर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बारे में पता है तो वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी होगी V इंटू आई इंटू टी। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ हमने टाइम को कंसीडर किया है, टाइम बहुत ही मेजर फैक्टर है, तो टाइम एनर्जी में हर बार आएगा। तो अगर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की वैल्यू है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी भी है, तो फॉर्मूला बनेगा V इंटू आई इंटू टी। अगर हमारे पास करंट और रेजिस्टेंस है तो वही फार्मूला हो जाएगा H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये J जो है इसकी यूनिट है एनर्जी की, वो जूल। और अगर हमारे पास पोटेंशियल और रेजिस्टेंस के टर्म हैं तो वही हीट एनर्जी हमारी कन्वर्ट हो जाएगी V स्क्वायर बाय आर इंटू टी। अब ये तीनों रिलेशन, इस रिलेशन को हम आगे अभी समझने वाले हैं
फिर भी इसके बेस पे आपको ये समझा दूँ कि ये एक दूसरे से ही रिलेटेड है, कोई नई चीज़ नहीं है। तो हम अगर इसको ही देखते हैं, वर्क या हीट इज इक्वल टू वी इंटू आई इंटू टी। अब ध्यान से, ओम्स लॉ से हमें पता है वी इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो अगर हम इस वी की जगह आई आर रख देते हैं, ओके, तो आई इंटू आई हो जाएगा आई स्क्वायर, और आर ये आया और टी पहले से था, इसलिए हमारा टर्म क्या बना, आई स्क्वायर आर टी। ये यहीं से रिलेट हुआ है। ऐसे ही अगर हम इस वाले टर्म को बनाना चाहें तो फिर से देखिए, v इंटू आई है, हमें किस में रिलेशन चाहिए, पोटेंशियल और रेजिस्टेंस में। यानी यहाँ करंट नहीं चाहिए, यहाँ चाहिए था करंट और रेजिस्टेंस, यानी पोटेंशियल नहीं चाहिए था, यहाँ चाहिए था पोटेंशियल और करंट, तो रेजिस्टेंस नहीं चाहिए था। तो जो मिस है या जो मिसिंग पार्ट है उससे ही रिलेशन ढूंढना होता है। तो यहाँ में चाहिए पोटेंशियल और रेजिस्टेंस, तो हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस तो है, पोटेंशियल को लाते हैं। तो फिर ओम्स लॉ से v इज इक्वल टू होता है I इंटू आर। ओके, तो I इज इक्वल टू वी बाय आर। तो हमने उस I की जगह क्या रखा, v बाय आर रखा, तो यहाँ बनेगा v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और साथ में ये आर स्क्वायर पहले, एक आर पहले से था, वो कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया क्या, हमारे पास एक सिंगल आर रह जाता है। इस तरीके से v स्क्वायर बाय आर हो जाता है, और ये t तो ऑलरेडी यहाँ पहले से मौजूद था। तो ये इसके फॉर्मूले हैं, अभी हम इसको ड्राइव करेंगे, क्योंकि इसी से हम एक और रूल पढ़ेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो कहलाता है जूल्स इफेक्ट। ओके, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रिलेशन। अब देखते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। एक्चुअल में यही आपका टॉपिक था, हीटिंग इफेक्ट के साथ। तो जूल ने इन हीटिंग इफेक्ट को, इन सारे फैक्टर्स को मर्ज करके एक लॉ बताया, एक रिलेशन बताया। जो फॉर्मूले हम पढ़ चुके हैं वही रिलेशन जूल्स ने ही ड्राइव करके दिए थे। और जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा, इट states that the heat produced in a conductor is directly proportional to the square of the current I through it. It is proportional to the resistance R and the time to the current passed. अभी जो हमने रिलेशन पढ़े वही टर्म जूल्स लॉ कहलाते हैं। ओके, तो अब आपको उसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको वो याद हो चुका होगा। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स याद रखने, आई, आर और टी। इसको हम रिलेट कैसे करेंगे, तो अब हम इसका जो रिलेशन की बात कर रहे थे, आखिर वो आया कहाँ से, v इंटू आई, तो वो मैं बताता हूँ। तो हमें पता है हीट मतलब हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और एनर्जी मीन्स अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो अगर अमाउंट ऑफ वर्क डन एनर्जी कहलाती है, सो वी नो दैट यहाँ वर्क पर यूनिट चार्ज क्या होगा, याद करिए, हम वर्क पर यूनिट चार्ज, किस पर वर्क, हम जानते हैं चार्ज पर, तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं पोटेंशियल। तो V इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट चार्ज, तो वर्क इज इक्वल टू Q इंटू वी। क्यों हमने वर्क का रिलेशन, क्योंकि हम एनर्जी लाना चाहते हैं, और एनर्जी क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो हमने वर्क को रिलेट कर दिया अपने इलेक्ट्रिकल टर्म में, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वर्क इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल। अब हमारा वर्क आ गया, यानी हमारी एनर्जी आ गई, बस डेरिवेशन यहाँ हो चुका है। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी नो दैट v इज इक्वल टू आई आर, ओके, एंड I इज इक्वल टू, वी ऑल्सो नो दैट Q बाई टी। ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, कहाँ, Q इज इक्वल टू हम यहाँ रख सकते हैं I इंटू टी, और V इज इक्वल टू हम I इंटू आर। सारी वैल्यू पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, I यहाँ 2 बार आएगा, तो I स्क्वायर R इंटू टी, और इस तरीके से हमारा ये रिलेशन आ जाता है आई स्क्वायर आर टी। और यही बेसिक रिलेशन, यही रिलेशन हमारा क्या कहलाता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। याद रखिए, जब जूल्स लॉ पूछा जाएगा तो आई स्क्वायर आर टी वाला टर्म आपको ड्राइव करके देना है। ओके, और बाकी टर्म इसी से अब हम रिलेट कर सकते हैं। आई की जगह हम क्या रख सकते हैं, v इज इक्वल टू आई आर होता है, आई की जगह आप यहाँ v बाय आर रख दोगे, तो हम इसके पुराने वाले रिलेशन यानी इस सारे रिलेशन को ड्राइव कर सकते हैं, बहुत इजी हो जाता है। तो सिर्फ आपको एक टर्म याद रखना है, ये वाला वर्क डन, वर्क ओम्स लॉ और करंट का रिलेशन, और फाइनली ये हमारा रिलेशन आ जाएगा। तो असल में जूल्स ने यही बताया कि किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल में कितनी हीट प्रोड्यूस होगी वो डिपेंड करेगा उसमें फ्लो होने वाले करंट पर, उस मटेरियल के रेजिस्टेंस पर, और कितनी देर तक वो करंट फ्लो उसमें होता है उस पर। ओके, तो यहाँ से ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट कंप्लीट होता है। अब हीटिंग इफेक्ट हमने देख लिया, जूल्स का लॉ पढ़ लिया, यानी एनर्जी पढ़ ली, तो एक और टर्म आ जाता है इलेक्ट्रिकल पावर। अब पावर क्या होती है,
तो पावर होती है किसी वर्क को करने की कैपेबिलिटी। अब समझिएगा इसको थोड़ा। सपोज आपके पास आप दो लोग हैं और आपके दो फ्रेंड्स हैं और दोनों को सेम टास्क दिया गया है। टास्क क्या है? टास्क ये है कि मान लीजिए आप अपने स्कूल के ग्राउंड लेवल पर हैं और उसकी फर्स्ट फ्लोर पर आपको कुछ वेट पहुंचाना है और वो वेट जो है वो लगभग वेट है 20 kg का, और ये जो 20 kg का वेट है वो 1 kg के पैकेट्स में है। ओके, तो पहले फ्रेंड ने या पहले जो आपका पर्सन है उसका नाम सपोज हम ले लेते हैं ए है। उस ए वाले पर्सन ने वो वेट ले जाने में 1 kg करके वो ऊपर जाता है, 1 kg का पैकेट लेके जाता है और उसको रख के आता है। तो ऐसे वो पूरे यहाँ पर ऊपर आने और नीचे आने में 20 टाइम्स जाएगा और ऐसे करके वो 20 kg का अमाउंट वहाँ शिफ्ट कर दिया, मतलब उसने काम पूरा कर दिया। अब दूसरा पर्सन जो है उसने भी 20 kg का पूरा पार्सल ऊपर तक शिफ्ट किया, लेकिन उसने क्या किया? उसने 10 kg के पैकेट्स एक साथ उठाने स्टार्ट किए। यानी उसको कितने बार ऊपर और नीचे आना पड़ेगा? सोचिए, यहाँ 20 टाइम्स किया था और अगर वो 10 kg के पैकेट्स था यानी हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 टाइम्स यहाँ पर जाएंगे। यानी दूसरे केस में भी अमाउंट ऑफ वर्क, याद रखिए कि वर्क क्या था? 20 kg को एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक ले जाना। सेम हुआ, लेकिन टाइम किसको कम लगा? सेकंड पर्सन को, जिसमें सिर्फ 2 बार जाके ही काम कर दिया। तो आप क्या कहेंगे? सोचिए, हमारी जनरल लैंग्वेज में जो ज़्यादा वजन उठा लेता है, ज़्यादा वेट उठा लेता है, उसमें पावर ज़्यादा है। हम क्या कहते हैं? उसकी पावर ज़्यादा है। एक्चुअल में पावर यही है, अमाउंट ऑफ वर्क डन नहीं, कितना फास्टली हम ज़्यादा वर्क कंप्लीट करके देते हैं, ये कहलाता है पावर। और याद रखना, जब कहीं भी हम टाइम से किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं तो रेट वर्ड आ जाता है, वहाँ क्या आ जाएगा? रेट। तो पावर की डेफिनेशन हमारी सिंपली यहीं से तैयार हो जाएगी। पावर क्या कहलाएगा? द रेट ऑफ वर्क डन। क्यों? किसी टाइम के काम रिस्पेक्ट में हमने कितना काम करके दिया, वही तो पावर कहलाएगा। काम कितना किया है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कितनी जल्दी काम किया है ये पावर को इंडिकेट करता है। सो द रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। और जहां कहीं भी रेट वर्ड आ जाए, याद रखिए वहां टाइम से डिवाइड करना है। तो वर्क ये रहा और इसको किससे डिवाइड किया? टाइम से, W/T। और ऑलरेडी वी नो दैट W इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी। वो V इज इक्वल टू आई इंटू टी रखा तो T से T कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या रह जाएगा? V इंटू आई। अब ओम्स लॉ से पता है V इज इक्वल टू आई आर, तो अगर हम आई आर रख देते हैं V की जगह से, तो I पहले से था तो I स्क्वायर आर, और ऑलरेडी फ्रॉम द ओम्स लॉ I इज इक्वल टू V अपॉन आर, तो यहाँ से V स्क्वायर बाय आर स्क्वायर और एक आर से आर कैंसिल, तो V स्क्वायर बाय आर। याद रखिए पावर और एनर्जी के टर्म में सिर्फ T का डिफरेंस है। वहाँ T वाला टर्म अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगी? हमारी एनर्जी। और अगर T वाला टर्म से हम डिवाइड कर देते हैं वही सारे टर्म पावर के बन जाएंगे। सो द रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। ठीक है, आप एनर्जी की दूसरी डेफिनेशन भी यहाँ से कर सकते हैं, पावर इनटू टाइम इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है, तो ये हमारा पावर का सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फॉर्मूला P इज इक्वल टू V इंटू आई, और एनर्जी का सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फॉर्मूला V इंटू आई इंटू टी। सब इसी से रिलेटेड है। अब ये जो पावर है वैसे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है इलेक्ट्रिकल फिजिक्स के लिए, लेकिन आपको इससे ज़्यादा डीप में ज़्यादा अभी हमें नहीं स्टडी करना है। लेकिन ये पावर है, हर अप्लायंस की एक पावर होती है, और आपने ध्यान दिया हो कि आपके जो लाइट के बिल आता है वो भी पावर के ही कैलकुलेशन में आता है। तो लाइट का जो बिल होता है, अगर आपने उस बिल को स्टडी किया हो तो वहाँ यूनिट्स लिखी होती हैं और वही पावर की यूनिट है। तो मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और आ जाते हैं। तो पहली यूनिट है वॉट। तो पावर को हम मेज़र करते हैं वॉट पे। ठीक है, यानी ऐसा यूनिट इसी पावर की वॉट है। अब यहीं इसी रिलेशन से देखें, अगर हम यहाँ वोल्ट ले लेते हैं 1 और करंट भी ले लेते हैं 1, ठीक है, तो P कितना हो जाएगा? 1। ओके, तो यही हमारी 1 वॉट की डेफिनेशन बन जाएगी। सो इट इज द SI यूनिट ऑफ पावर, द पावर ऑफ एन अप्लायंस ऑफ 1 वॉट इफ 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज थ्रू इट अप्लाइंग अ पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट। किसी भी अप्लायंस में अगर हम 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं और 1 एम्पियर का करंट उसमें फ्लो करा पाते हैं, तो उस अप्लायंस की जो पावर होगी वो 1 वॉट की होगी। ठीक, ओके। और यूनिट को हम एक और तरीके से याद रख सकते हैं, पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। वर्क की ऐसा यूनिट होती है जूल और टाइम की सेकेंड, सो जूल पर सेकेंड। ओके, इस रिलेशन से भी एक और यूनिट हम बता सकते हैं,
वोल्ट इंटू करेंट यानी वोल्ट इंटू एम्पियर। याद रखिए ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बहुत काम की चीज़ें हैं, वही यूनिट हम कन्वर्ट कर सकते हैं। एसआई सिस्टम में पावर ही यूनिट को लेते हैं, लेकिन साइंस में बहुत सारी यूनिट बनती हैं। ओके, तो 1 वाट इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड, वोल्ट पर एम्पियर, वो वोल्ट इंटू एम्पियर। ओके, और कमर्शियल जो यूज़ होता है बहुत बड़े लेवल पर जब हम पावर को कैलकुलेट करते हैं तो किलो वाट। याद रखिए जो किलो वर्ड होता है वो 1000 को रिप्रेजेंट करता है, किलो जिसके साथ जुड़ा होगा वो उसके साथ 1000 का मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो किलो वाट मतलब 1000 वाट, किलो ग्राम यानी 1000 ग्राम। ओके, और अब इसी को किलो वाट आवर, ये इसकी और बड़ी कमर्शियल यूनिट है जिसमें आपका लाइट का बिल आता है। सो इट इज़ द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। 1 kilowatt hour is the electrical energy consumed by appliance of 1000 watt when used for 1 hour। सीधी बात है, 1 किलोवाट यानी 1000 वाट की पावर चाहिए है, एनर्जी कंज्यूम कर रहा है कोई अप्लायंस, कब? जब हमने उसको 1 घंटे तक रन करा, 1 घंटे तक उसको एनर्जी दी। ठीक है, तो याद रखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर आता है कमर्शियल यूनिट क्या है इलेक्ट्रिकल पावर की, तो वो होती है किलोवाट आवर, और 1 किलोवाट आवर होता है 3 × 10⁶ जूल। ये न्यूमेरिकल वैल्यू याद रखिएगा, हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो ये पावर की कमर्शियल यूनिट्स हो गई। आपका लाइट का बिल इसी यूनिट सिस्टम में आता है। इसको प्रैक्टिकली फिजिक्स को ढूंढिए, लाइफ में जब हम फिजिक्स को ढूंढना स्टार्ट कर देंगे तो आपको फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट आएगा, और मैं भी आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल बताता रहूँगा। ओके, तो ये हमारा पावर का टर्म कंप्लीट होता है। अब देखते हैं हमारे कि हम इस हीटिंग इफेक्ट को क्यों स्टडी कर रहे थे। तो असल में हीटिंग इफेक्ट तो होना ही था, हमने इस हीटिंग इफेक्ट को अपनी ज़रूरत के हिसाब से कन्वर्ट कर लिया। हम हर चीज़ में अपना फ़ायदा ढूंढेंगे, हर चीज़ को अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपना उसमें फ़ायदा बनाएंगे। यही तो साइंस है, नेचर में सारे इफेक्ट देखने मिलेंगे, हम उसका कैसे यूज़ करते हैं, यही हमारा साइंस है। तो हीटिंग इफेक्ट हमें पता है, करंट फ्लो होने पर किसी भी मटेरियल में हीटिंग इफेक्ट होगा, और जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक बहुत ही हाई रेजिस्टेंस का नाइक्रोम वायर ले लिया, टंगस्टन वायर ले लिया, इनके रेजिस्टेंस बहुत हाई होते हैं, और उसमें करंट पास कराया तो उसमें इतनी हीट प्रोड्यूस होती है कि वो ग्लो करने लगता है, वो चमकने लगता है, और हमने उसको ग्लास में कवर कर लिया और हमारा बन गया इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इलेक्ट्रिक बल्ब का जो प्रिंसिपल है वो क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। फिर दूसरा एग्जाम्पल, तो आपने घर में आयरन किया होगा कपड़ों पर, तो आयरन भी आखिर उसी प्रिंसिपल पर काम करता है। इसके अंदर एक कॉइल होती है और इस कॉइल में ये वायर होते हैं। ठीक है, वायर की बाइंडिंग होती है, कॉपर वायर होते हैं, ये हाई रेजिस्टिव वायर होते हैं। तो जब इसमें करंट पास होता है तो ये इतने ज़्यादा हीट हो जाते हैं कि ये आयरन को बहुत गर्म कर देते हैं, और फिर आप अपने कपड़ों पर आयरन कर पाते हो। यही फिनोमेना, यही प्रिंसिपल काम करता है हमारे किस पर, इलेक्ट्रिक हीटर पर, रूम हीटर पर। सर्दियों में आपने इसका खूब यूज़ किया होगा। इसमें भी आपने देखा हो तो सिलेंड्रिकल रॉड पर वायर रहता है। ठीक है, वायर इस पर एक रहता है, और जब हम इसको करंट पास कराते हैं दोनों टर्मिनल से, तो ये जो वायर होता है बहुत ही हाई रेजिस्टेंस का होता है। इतना हाई रेजिस्टेंस का होता है तो वहाँ क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। यानी हम रेजिस्टेंस और इस नेचर को अपने पर्पज से यूज़ कर पा रहे हैं। फिर हमारा पानी गर्म करने के लिए इलेक्ट्रिक हीटर, ठीक है, ये पानी गर्म करने के लिए, इसमें भी वही सिस्टम है। ये हाई रेजिस्टिव मेटल होता है, जब इसमें करंट पास होता है तो ये भी हीट होने लगता है, और हीट होता है तो ये पानी को भी क्या करता है, गर्म करता है। तो ये तो हमारे सामने बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स आ गए, बहुत अच्छा हम इसका यूज़ कर रहे हैं, और इन सब की खासियत क्या है, वेरी हाई रेजिस्टेंस। अब इसी हाई रेजिस्टेंस को हमने एक और बहुत ही अच्छी और बहुत ही सेफ्टी पर्पस का अप्लायंस बनाया, जिसको बोलते हैं फ्यूज़ वायर। ये आपने देखो आपके घर में जो जहाँ इलेक्ट्रिकल सप्लाई आती है, मीटर लगा होता है, वहाँ एक बोर्ड होता है, वहाँ हम फ्यूज़ वायर का यूज़ करते हैं। इसका काम क्या है, इसका काम भी यही है। आपके घर में जो हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल सप्लाई आती है उसकी पोटेंशियल वैल्यू होती है 220 वोल्ट, यानी आपका पूरे घर के सारे अप्लायंस, पूरी घर की लाइट सिस्टम 220 वोल्ट या 240 वोल्ट के लिए काम कर रहा है। लेकिन सोचिए, इन केस आपकी इलेक्ट्रिकल सप्लाई 240 वोल्ट से बढ़कर 400 वोल्ट हो, यानी आपको छोटी सी सप्लाई चाहिए थी, वो बहुत ही लार्ज अमाउंट की एकदम से सप्लाई आएगी, तो क्या होगा, आपके सारे अप्लायंस हीटिंग इफेक्ट के कारण जल जाएंगे। हमारा इलेक्ट्रिकल पूरा सिस्टम डैमेज हो जाएगा, यहाँ तक आग भी लग सकती है। तो इन सब से सेफ्टी से हम कैसे बचें, इन सबको कैसे बचाया जा सकता है, तो हम करते क्या हैं कि हमारे घर की जो सप्लाई होती है
तो पोल और उस सप्लाई के बीच, यानी कि अगर ये हमारा घर है और ये एक पोल हुआ और इस पोल से ये वायर आपके पोल से ये वायर आपके घर तक आता है। तो इस घर तक आने के बीच में हमारा यहाँ एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम और बना होता है जिसमें फ्यूज़ वायर कनेक्ट करते हैं। ये आपके सेफ्टी का काम करता है। होता क्या है, जब कभी यहाँ बहुत ज़्यादा पावर सप्लाई आती है तो ये फ्यूज़ वायर बहुत ही हाई रेजिस्टेंस का होता है। ये क्या करता है, उस इलेक्ट्रिकल सप्लाई को रोकने की कोशिश करता है। साथ ही साथ इसकी एक और खासियत होती है, ये हाई रेजिस्टेंस तो होता है, ठीक है, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट यहाँ मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। होता क्या है, हाई रेजिस्टेंस मतलब ये करंट को आने से रोकेगा, और अगर इसकी सप्लाई करंट की वैल्यू कुछ बढ़ती है तो ये बहुत जल्दी से मेल्ट हो जाता है। अब जैसे ही मेल्ट होगा तो ये यहाँ सर्किट को तोड़ देगा, बीच में आपका वायर टूट गया, और जैसे ही वायर टूटा तो आपके घर तक आने वाली इलेक्ट्रिकल सप्लाई क्या हो जाएगी, इंटरप्टेड हो जाएगी, लाइट घर पर आना बंद हो जाएगी, और आपकी सारे अप्लायंस, सारी हाउस होल्ड सप्लाई क्या हो जाएगी, बच जाएगी जलने से। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल सप्लाई में। और ये हमारा किसका एप्लीकेशन हुआ, ये भी हमारे इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। क्या, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो ये रहे हमारे हीटिंग इफेक्ट। इसका मेन कॉज क्या है, इसको बनाया कैसे, आखिर इसका पर्पस क्या है, ये हमने देख लिया, और इसका हमने यूज़ कैसे किया, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, ये भी हमने देख लिया। तो इस तरीके से ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आपको अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए और हम इसको पूरे डाउट को क्लियर करते हुए चलेंगे। साथ ही आप इसकी प्रैक्टिस भी करिए, न्यूमेरिकल सेक्शन लगाइए, और जहाँ कहीं भी आपको डाउट आते हैं उसको हम अपने डाउट सेक्शन और न्यूमेरिकल के कमेंट सेक्शन में हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट चैप्टर पर नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।